गरीब बहू की राखी। माँ जल्दी से मुझे 50 रुपए दे दो। 50 रुपए? मगर गुड्डी बिटिया तो इतने पैसों का क्या करेगी? ओहो मेरी प्यारी माँ, आप भूल गयी राखी आने वाली है और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे राखी और मिठाई खरीदने के लिए पैसे जरूर देंगी। इस बार मैं भी राजू को राखी बांधूंगी। गुड्डी उम्मीद लगाए हुए अपनी माँ के आगे हाथ बढ़ा देती है, मगर सच तो ये था कि गरीब सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह गुड्डी को राखी खरीदने के लिए दे सके। गुड्डी, तुम्हारी माँ के पास तुम्हें राखी खरीदने के लिए देने को पैसे नहीं हैं। झूठ झूठ झूठ, तुम झूठ बोलती हो। माँ मुझे पता है तुमने उस डिब्बे में पैसे रखे हैं। माँ मैंने तो तुमसे नए कपड़े खरीदने को भी नहीं कहा। तुम मुझे 50 रुपए नहीं दे सकती तो अपनी गुड्डी को 10-20 रुपए दे दो ताकि मैं राजू के लिए एक राखी और उसे खिलाने के लिए एक लड्डू ही खरीद सकूं। जिद नहीं करते गुड्डी, वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। सुमन गुड्डी को राखी खरीदने के लिए पैसे देने से मना कर देती है, जिस कारण वह मासूम बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है। मगर सुमन के लिए 1-1 रुपए की कीमत उसकी बीती जिंदगी के खाए गए ठोकरों का ही हिस्सा था, जो उसे एक बेटी से एक बहू बनने तक के सफर में झेलना पड़ा था। आओ आओ। अरे सुमन मेरी बहन, किसने कहा था तुझे खाना बनाने को? तेरे भैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तेरी आंखों में इस चूल्हे के धुएं से आंसू भर आते हैं। हट, मैं खाना बनाता हूँ। माफ करना मेरे प्यारे भैया, मगर मैं आपको खाना बनाने नहीं दे सकती। नहीं तो उस दिन की तरह आज फिर आप 1 किलो आटे की 4 मोटी मोटी रोटी बनाकर रख दोगे, वो भी कहीं कच्ची तो कहीं से पक्की, कोयले जैसी। ये कहकर गंगा और सुमन जोर जोर से हंसने लगती हैं। आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हो। देखा माँ, कर दिया ना मेरे राजेश भैया को नाराज। माना कि मेरे प्यारे भैया रोटियां थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की बनाते हैं, मगर उसमें मेरे भैया का प्यार भरा होता है। सुमन के परिवार में उसकी माँ गंगा और भाई राजेश था, जो रोटी कमाने के लिए दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाता था। मगर गरीबी में रूखा सूखा खाकर भी सुमन अपने हंसते खेलते परिवार में खुश थी। और कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ जाता है। सुमन रंग बिरंगी राखी और मिठाई से थाली सजाए हुए अपने भाई को राखी बांधती है। चलिए राजेश भैया, जल्दी से हाथ आगे बढ़ाइए। अब ये लीजिए, मिठाई खाइए। हाँ। अरे सुमन, अभी तो मिठाई खा। चलिए निकालिए मेरा राखी का उपहार। माँ, मैं सोच रहा था ना कि इस साल सुमन की शादी करवा दे। हर साल राखी पर बहुत खर्चा करवाती है। ये सुनकर सुमन नम आंखों से कहती है, भैया आप मुझे इस घर से भगाना चाहते हैं क्या? आपकी ये बहन आप पर बोझ बन गई है। नहीं छोटी, मगर तेरे लिए अच्छे घर से रिश्ता आया है। तू वहाँ खुश रहेगी। ना ननद की झिकझिक है, ना बड़ा परिवार, बस 2 जन हैं। परिवार में सास और पति। कुछ ही दिनों में सुमन की शादी हो जाती है और वह गायत्री देवी के घर की बहू बन जाती है। हर लड़की की तरह सुमन भी अपनी आंखों में ढेरों सपने लिए ससुराल आती है। सुमन बहू, शादी से पहले तक तुम एक गरीब घर की बेटी थी, मगर अब तुम एक इज्जतदार और अमीर खानदान की बहू हो। लोगों में हमारे खानदान का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर की इज्जत को बढ़ाओ। ससुराल में कदम रखते ही सुमन को बहू होने की जिम्मेदारी और मान सम्मान की सीख मिलती है, मगर सुमन की उम्मीद अभी अपने पति से जुड़ी हुई थी। आखिर एक लड़की अपने पति के भरोसे ही तो अपना घर आंगन छोड़कर पराए घर में आती है। दिन बीतते हैं और सुमन प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर एक दिन आधी रात को अविनाश नशे में धुत घर आता है। अविनाश जी, आपने कितनी शराब पी है? शराब पीना आपके लिए ठीक नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं? बीवी हो, बीवी बनकर रहो। बीवी की जगह पति के पैरों में होती है और उसका फर्ज होता है पति के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, उसे खुश रखना और उसके बच्चे पैदा करना। समझी? अब चल हट। ऐसा कहकर अविनाश सुमन को धक्का दे देता है। कुछ दिनों बाद सुमन को एक बेटी होती है, जिस कारण उसकी सास और पति उसे हर दिन कोसते हैं और सुमन साल भर के भीतर ही दूसरी बार गर्भवती होती है और वो राखी का दिन था। माँ जी, आज राखी है, मैं राजेश भैया को राखी बांधने मायके जाना चाहती हूँ। अरे तो जाना, किसने रोका है?
उठा इस आफत की पुड़िया को। वैसे भी अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने तुझ जैसे गरीब को इसलिए अपनी बहू बनाया था ताकि तू मेरे खानदान को वारिस देगी, मगर इस आफत की पुड़िया को पैदा कर दिया। मगर अब मुझे एक और आफत नहीं चाहिए। रक्षाबंधन का वो दिन उस गरीब बहू के लिए दुखों भरा था। जब सुमन की सास और उसका पति उस गरीब गर्भवती बहू को मार पीट कर दर दर की ठोकर खाने के लिए धक्के मार कर निकाल देते हैं, वह गुड्डी को गोद में लेकर अपने गर्भ में पल रहे दूसरे बच्चे के साथ मायके चल देती हैं। और फिर नहीं, मैं भैया के घर नहीं जा सकती, वो मुझे इस हाल में देखकर टूट जाएंगे। कई दिनों तक सुमन इधर से उधर भटकती है और हालात उसे भीख मांगने को मजबूर कर देती है। साहब, थोड़े पैसे दे दो, मेरी बच्ची भूखी है, उसके लिए दूध खरीदना है, भगवान के लिए मदद करो। आते जाते लोग उस गरीब बहू को देख तो रहे थे, मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सुमन कई दिनों तक रोटी के लिए तरसती रही। कठिनाई भरे उन दिनों में सुमन को 1-1 रुपए की कीमत का एहसास अच्छे से पता चला। पेट पालने के लिए सुमन मेहनत मजदूरी करने लगी और कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को जन्म दिया। और तब से लेकर अब तक सुमन अपने दोनों बच्चों गुड्डी और राजू के साथ गरीबी में जिंदगी बिता रही है। माँ, मैं जानता हूँ उस डिब्बे में आपने राशन के लिए पैसे रखे हैं, इसलिए आपने वो पैसे गुड्डी को राखी खरीदने के लिए नहीं दिए। माँ, मैं जानता हूँ हम बहुत गरीब हैं, मगर गुड्डी मेरी बहन है, मैं उसके लिए राखी खरीद कर लेकर आऊंगा। माँ, अपनी बहन की खुशी के लिए 6 साल का मासूम बच्चा राजू काम ढूंढने निकल जाता है, मगर कम उम्र होने के कारण उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। तभी वह सड़क पर कुछ गरीब बच्चों को आते जाते गाड़ियों में अखबार बेचते देखता है। कोई भी मुझे छोटा बच्चा जानकर काम तो नहीं दे रहा, मगर मैं अपनी बहन गुड्डी के लिए राखी और मिठाइयाँ जरूर खरीदूंगा। मैं अखबार बेचूंगा और गुलदस्ते भी। रक्षाबंधन आने में 2 दिन बाकी होते हैं। राजू गरीब बच्चों की तरह सड़क पर अखबार और गुलदस्ते बेचने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं, मगर राजू से ना तो कोई अखबार खरीदता है न गुलदस्ता, और राखी का दिन आ जाता है। न्यूज़पेपर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। साहब जी, न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो साहब जी। राजू एक महंगी सी गाड़ी के अंदर झांकता हुआ कहता है, न्यूज़पेपर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। साहब जी, न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो साहब जी, मुझ गरीब बच्चे की बिक्री हो जाएगी साहब जी। वो अमीर घमंडी आदमी मासूम राजू को धक्का दे देता है। तुम गरीबों को एक बार में बात समझ में नहीं आती, चल भाग यहाँ से, साले गरीब भिखारी कहीं के। तभी एक और आदमी भागकर वहां आता है। वो राजू को उठाता है, उसके पैर से खून बह रहा होता है, और वो शख्स कोई और नहीं, सुमन का भाई राजेश होता है। बेटा, तुम ठीक तो हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। मैं मेरे घर नहीं जा सकता, आज रक्षाबंधन है, मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है, उसके लिए मुझे राखी, कपड़े और मिठाइयाँ खरीद कर लेकर जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं। बेटा, तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, अब चलो। जैसे ही राजू राजेश को घर लेकर आता है तो राजेश अपनी बहन सुमन को बुरे हालातों में देखकर चौंक जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सुमन, मेरी बहन, ये क्या हाल बना रखा है? तुझे कितना ढूंढा, तू कहाँ चली गई थी? सुमन अपने भाई को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। भैया, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, वो घर नहीं था भैया, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं खुद को उस घर की बहू समझती थी, मगर उनके लिए मैं सिर्फ उनके लिए एक चीज थी, एक कठपुतली। बस सुमन, बस, अब घर चल, वो घर जो तेरा अपना है मेरी बहन। राजेश भाई होने का फर्ज निभाते हुए रक्षाबंधन के उस पावन दिन पर अपनी गरीब बहन और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आता है, जहां पर सुमन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। मगर अपने साथ जिंदगी में झेले हादसे को भूलना सुमन के लिए आसान नहीं था, मगर उसके अपने ही ससुराल वालों ने उसे दर्द दिए थे। मगर उसके भाई ने खुशियों के मरहम से अपनी बहन के सारे जख्म भर दिए और सुमन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। रिचा, शादी के बाद तेरा तो लुक ही चेंज हो गया, शॉर्ट से सीधे सूट। तुझे याद है कॉलेज में तुझे सारे लड़के शॉर्ट ही कहते थे। अगर तू ऐसे अब उनके सामने जाएगी ना तो वो तुझे बहन जी कहेंगे। कोई बात नहीं बच्चू, जितने मजे लेना है ना ले ले, पर जब तेरी शादी होगी ना
तब तुझे भी 6 मीटर की साड़ी ही लपेटनी पड़ेगी। रिचा, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। 6 मीटर की साड़ी लपेटना तो दूर, मैं सूट्स भी नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। मैं तुम जैसी स्टूपिड लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो किसी लड़के के साथ 4 दिन की डेटिंग शेटिंग में सीरियस हो जाओ और गिफ्ट्स में दिए गए गुलाब और चॉकलेट बॉक्स देखकर मेल्ट हो जाऊं। पिछले 4 साल से मैं रोहन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मगर यार मोना, पिछले 4 साल से तू इस बेचारे को अपने आगे पीछे घुमा रही है। अब उससे शादी कर ले। हाँ, आज रोहन अपनी मम्मी से शादी की बात करने वाला है। हरगिज नहीं रोहन, तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगी। तो आप भी सुन लो माँ, मैं मोना से ही शादी करूंगा, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। रोहन, क्या तेरी माँ का तुझ पर इतना भी हक नहीं रह गया कि तेरी शादी के फैसले मैं करूं? सुषमा जी, अगर रोहन मोना से शादी करना चाहता है तो ठीक है। राजेश और प्रतीक की शादी तो आपकी मर्जी से ही हो रही है ना। रिश्तों की डोर कच्ची होती है, ज्यादा खींचतानी से उस डोर को टूटने में देर नहीं लगती। ठीक है, मगर रोहन की शादी से पहले इसके बड़े भाइयों की शादी होगी। सुषमा अपने बड़े बेटों की शादी गांव की झुमरियों और मंजरी से करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है, जिसके बाद रोहन की शादी भी धूमधाम से होती है। मंजरी बहू, झुमरी बहू, जल्दी से आरती की थाली ले आओ। अरे आवत है माँ जी। ही लीजिए माँ जी, ले आए हम आरती की थाली। वेलकम वेलकम देवरानी जी, ये कलश को गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। मंजरी की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर मोना चिढ़कर कहती है, ओह गॉड, इन दोनों गवारों की इंग्लिश कितनी घिसी पिटी है। अरे देवरानी जी कहाँ खो गई? गृह प्रवेश कीजिए, अभी तो बहुत सारी रस्म बाकी है। मम्मी जी, मुझे इन फालतू के रिचुअल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इस तरह से मोना अपने मॉडर्न होने का घमंड दिखाकर चली जाती है। इसी तरह वक्त बीतता है। फिर एक सुबह, अम्मा जी, बाऊजी, ये लीजिए चाय। अरे झुमरी बहू, तो ठीक तो है। जैसे ही सुषमा बाथरूम में आती है तो दोनों बहुओं को उल्टी करते देखकर कहती है, मंजरी बहू, झुमरी बहू, तुम दोनों का हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है? जी माँ जी, आप दादी बनने वाली हो क्या? सच में? जुग जुग जियो मेरी बहुओं, दूधो नहाओ, पूतो फलो। झुमरी और मंजरी के प्रेग्नेंट होने की बात से सुषमा बहुत खुश होती है। तभी मोना के कमरे से आवाज आती है, यस यस यस। अभी का हुई गवा। जैसे ही वो तीनों मोना के कमरे में आते हैं तो उसके हाथों में प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है। I can't believe this, Rohan, I conceived. We are going to be mommy and daddy. अरे शहरी देवरानी जी, अरे काहे सवेरे सवेरे झिंगुर के जैसे उछल कूद मचावत हो? हमारे मॉडर्न देवरानी जी, भी अंग्रेजी में का खिटपिट करना बंद करो, हमें भी बताओ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा टमाटर की तरह लाल काहे है? मैं बताता हूँ भाभी, मोना माँ बनने वाली है। मोना के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर झुमरी और मंजरी बहुत खुश होती हैं और मंजरी और झुमरी मोना के चारों तरफ घूमते हुए गाना गाती हैं। हमार घर अंगना बाजे बधाइयाँ, हमार घर अंगना बाजे बधाइयाँ। स्टॉप इट गाइस, मैंने कहा बंद करो अपना ये देहाती गवारों वाला गाना। और खबरदार जो मेरे आसपास भी भटकने की कोशिश की, इरिटेट करके रखा हुआ है गंवार कहीं की। गेट आउट ऑफ माय रूम। मैंने कहा निकलो बाहर। मॉडर्न घमंडी मोना मंजरी और झुमरी को जाहिल गंवार कहकर उनकी बहुत बेइज्जती करती है और धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल देती है, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने प्रेग्नेंट होने का मोना खूब फायदा उठाती है और सारा दिन अपने कमरे में बैठकर मंजरी और झुमरी को अपनी फरमाइश देती रहती है। जेठानी जी, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? सुबह के 8 बज गए हैं। लाते हैं देवरानी जी। मंजरी, मेरा टिफिन तैयार हो गया? हाँ, कोई गवाह है जी, लीजिए। इसके बाद मंजरी मोना के लिए नाश्ता लेकर जाने लगती है। तभी फर्श पर उसका पांव फिसल जाता है और इतने में सुषमा आगे आकर मंजरी को संभाल लेती है। मंजरी बहू, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? अभी अगर गिर जाती तो? तू गर्भवती है, अपना थोड़ा ख्याल रखा कर। अब माफ कर दीजिए माँ जी, वो हम मोना को फास्ट फॉरवर्ड में ब्रेकफास्ट देने जा रहे थे, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। ला दे नाश्ता, मैं लेकर जाती हूँ।
सुषमा नाश्ता लेकर मोना के कमरे में आती है, जहाँ वो बिस्तर पर बैठी नेल पॉलिश लगा रही होती है। ओह मम्मी जी, आप? हाँ मैं आज तो तेरा नाश्ता ले आई हूँ, मगर कल से तुझे बाहर आकर नाश्ता करना होगा और दोनों बहुओं का घर के कामों में हाथ भी बटाना होगा। आई एम सॉरी मम्मी जी, मगर मुझसे आपकी गंवार बहुओं की तरह गर्मी में खाना नहीं बनेगा, और जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे चक्कर आते हैं। चेहरे की लीपा पोती करने में चक्कर नहीं आता होगा, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, समझी ना। इसी तरह वक्त बीतता है। अब तीनों बहुओं को 6 महीने हो जाते हैं, जिस कारण उनका पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे शीशे में देखकर मोना कहती है, ओह नो मोना, तू कितनी मोटी होती जा रही है, ऊपर से ये ढोल जैसा पेट, प्रेग्नेंट होना भी मुसीबत है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगले दिन सुबह मोना शॉर्ट जैगिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जहां झुमरी और मंजरी लड्डू खा रही होती हैं। गुड मॉर्निंग हमारी मॉडर्न देवरानी जी, ये मर्दों वाले कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हैं? ही लीजिए लड्डू खाइए, देसी घी में बनाए हैं, वो भी हमारी भैंस बिजली के दूध का घी है। मुझे नहीं खाना ये घी के लड्डू, तुम गंवारों को क्या पता, प्रेग्नेंट लेडी को लाइट डाइट लेनी चाहिए। ये कहकर मोना चली जाती है, जिसके बाद मंजरी और झुमरी आंगन में बैठकर उपले बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में मोना वापस आती है और गोबर की बदबू से घिन करती हुई उल्टी कर देती है। हद होती है गंवार पने की। अरे घर में जब गैस सिलेंडर है तो तुम दोनों इस गोबर में क्यों माथा मार रही हो? हमारी मर्जी, तुमका का हम चाहे गोबर से उपले बनाए या जो भी करें। ये सुनकर मोना वहाँ से चली जाती है और अब तीनों को 9वां महीना लग जाता है। एक दिन सुषमा अपनी दोनों गांव की बहुओं के साथ बैठी होती है, जहाँ मंजरी चूल्हे में काजल बना रही होती है। क्या बात है, ये पैकिंग कैसी चल रही है? अरे हमारी मॉडर्न देवरानी जी बिल्कुल बैल बुद्धि हो का। अरे अब ई भी का तुमको समझाना पड़ेगा कि हम तीनों बहुओं को 9वां महीना लग गया है, इसीलिए डाउनलोड का प्रोसेस कभी भी पूरा हो सकता है, इसलिए ये तैयारी अस्पताल जाने की है। वो तो ठीक है मेरी जाहिल जेठानियों, मगर ये सालों पुराने कपड़े तुम कहाँ से ले आई हो? ये कपड़े हमारे पति के हैं जो अब हमारे बच्चों पहनेंगे, और देखो हम तो चूल्हे का काजल भी बना लिए हैं। माँ जी जैसे ही हमारे बच्चे पैदा हो, आप उनके चेहरे पर 2-4 ठो टीका ठोक देना ताकि उनका नजर ना लगे। तुम दोनों गंवार का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मम्मी जी मेरा बच्चा नए कपड़े ही पहनेगा। इस बात को लेकर मोना और सुषमा में बहस हो जाती है। देखो मोना बहू, जब से तुम इस घर की बहू बनकर आई हो अपनी ही मर्जी चला रही हो, मगर इस बार तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तो ठीक है मम्मी जी, मैं रोहन को लेकर अपने डैडी के घर चली जाऊंगी। आप जैसी टिपिकल देहाती सास के साथ मुझे नहीं रहना। ये सब होते हुए रोहन देख लेता है और मोना से कहता है, बस करो मोना, तुमने मेरी भाभीियों से बदतमीजी की, मैं चुप रहा, मगर मेरी माँ से इस तरह से बात करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। अगर तुम्हें अपनी ही जिद पूरी करनी है तो तुम अपने डैडी के घर चली जाओ। ये सुनकर मोना रोने लगती है। तभी मंजरी कहती है, देवर जी, मोना माँ बनने वाली है और ऐसे में उसे आपकी जरूरत है, उसको खुद से दूर मत भेजिए। मंजरी को अपने लिए सोचता देखकर मोना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंजरी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों को बहुत इंसल्ट किया, मगर आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। अरे मोना, तुम हमारी देवरानी हो, और अगर तुम घर छोड़कर चली जाती तो अंग्रेजी में खिटपिट कौन करता? ये सुनकर मोना मुस्कुरा देती है और कुछ दिनों बाद सुमित्रा की तीनों बहुएं बच्चे को जन्म देती हैं और अब एक ही घर के आंगन में गांव की और शहर की दोनों बहुएं घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।